जिन्होंने बेसरन घाटी में हमारे प्रवासियों को, नागरिकों को मारा था, ये तीनों आतंकवादी ये थे और तीनों मारे गए। ये कहकर के पानी और खून नहीं बहेगा, आप क्रिकेट मैच खेलेंगे। मैडम, मेरा जमीर तो गवारा नहीं करता कि मैं उस मैच को देखूंगा। 97 ये वो संख्या है जितने दिन बाद पहलगाम में मारे गए 26 लोगों के परिवारों को अपने आंसुओं का हिसाब मिला है। 97 दिन बाद उन्हें पता चला है कि उनके परिवार को उजाड़ने वाले 3 आतंकी आखिरकार मार दिए गए हैं। 97 दिन बाद शायद उन 26 परिवारों ने रत्ती भर ही सही एक तसल्ली की सांस ली होगी। उन परिवारों के लिए ये एक ऐसा क्लोजर है जिसकी ना कोई उम्मीद करता है और ना ही इस क्लोजर की किसी को ज़रूरत होती है, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि उसका कोई अपना आतंकवादी हमले में मारा जाए और फिर वो उन आतंकवादियों के मरने का इंतज़ार करे। इसकी खबरें तो बीते दिन यानी 28 जुलाई की दोपहर से ही आने लगी थी कि पहलगाम के गुनाहगारों को मार दिया गया है। आज यानी 29 जुलाई को गृह मंत्री अमित शाह ने उन खबरों पर सरकारी मुहर भी लगा दी। बता दिया कि पहलगाम की वादियों में 22 अप्रैल को आतंकी हमला करने वाले कौन थे और उन्हें कैसे मारा गया। गृह मंत्री ने यह भी बताया कि 97 दिन तक चली जांच में कब कब क्या क्या हुआ। एक टाइमलाइन उन्होंने सदन के माध्यम से देश के सामने रखी, जो खबरगांव समाचार के आज के एपिसोड में हम आपको बताएंगे। अमित शाह ने जो कहा उसकी बात तो करेंगे ही, जो नहीं कहा उस पर भी बात होगी, क्योंकि उस पर विपक्षी दलों ने सरकार से सवाल भी पूछे हैं। बात तो सवाल की भी होगी जो विपक्ष ने भारतीय विमानों और सीज फायर के बारे में पूछे हैं। आपको उस वीडियो कॉल के बारे में भी बताएंगे जो 6:46 पर अमित शाह को आया था। उस कॉल में किसने क्या कहा इस पर भी चर्चा होगी। एपिसोड में आगे बात होगी क्रिकेट के हवाले से पूछे जा रहे एक सवाल की। सवाल ये कि जब पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान से जल, थल, वायु के सब रिश्ते तोड़ दिए गए थे, सालों से पाकिस्तान में रह रहे भारतीयों को वापस बुला लिया गया था, यहाँ रह रहे पाकिस्तानियों को वापस भेज दिया गया था, तो भारत पाकिस्तान के बीच क्रिकेट क्यों खेला जा रहा है। आपको बताएंगे कि दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई पर इस मुद्दे को लेकर ये सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा डेली बुलेटिन खबरगांव समाचार। क्या वक्फ संशोधन कानून संवैधानिक है? सवाल है जाति जनगणना, जाति कैसे पूछ लिए? कौन रेडिकलाइज हो चुका है? मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पहलगाम हमले के आतंकियों के आकाओं को मिट्टी में मिलाने का काम किया और कल ऑपरेशन महादेव में उन आतंकियों को भी मिट्टी में मिलाने का काम किया गया जो पहलगाम हमले में शामिल थे। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष चर्चा चल रही है, जिसका आज दूसरा दिन था। जो बयान हमने आपको अभी पढ़कर सुनाया वो है गृह मंत्री अमित शाह का। अमित शाह ने अपना 74 मिनट का भाषण शुरू किया तो सबसे पहले पहलगाम में मारे गए भारतीयों का जिक्र किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की तरफ से हुए हमलों में मारे गए लोगों का भी जिक्र किया गया। इसके बाद गृह मंत्री ने ऑपरेशन महादेव का भी जिक्र किया। हमने खबरगांव समाचार के कल के एपिसोड में आपको ऑपरेशन महादेव के बारे में बताया था, जिसे दोहरा देते हैं। 28 जुलाई को श्रीनगर के लिदवास से दोपहर करीब 12:30 बजे खबर आई कि इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन महादेव की शुरुआत की है। भारतीय सेना की चिनार कोर के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से इस बात की जानकारी दी गई। एक पोस्ट में लिखा था, ऑपरेशन महादेव, लिदवास इलाके में आतंकियों से संपर्क स्थापित हुआ है और ऑपरेशन जारी है। इसके कुछ समय बाद एक अन्य पोस्ट में चिनार कोर ने बताया कि मुठभेड़ के दौरान 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है और ऑपरेशन अभी भी जारी है। इसके बाद से ही ये कयास लगाए जाने लगे थे कि ये वही आतंकी हैं जिन्होंने 22 अप्रैल को पहलगाम हमले को अंजाम दिया था। कल हमने आपको एनआईए की जांच से जुड़े अपडेट्स दिए थे और बताया था कि तीनों आतंकी पाकिस्तान के ही थे। आज गृह मंत्री ने क्या बताया वो भी सुन लीजिए। आज मैं सदन को बताते हुए बहुत खुश हूं। मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर कर आतंकवादियों को जिन्होंने आतंकवादियों को भेजा था उनके आकाओं को जमीन में मिलाने का काम किया था। सेना और सीआरपीएफ ने वो आतंकवादियों को भी समाप्त कर दिया। और मान्यवर कौन? पाकिस्तान से आपकी बात होती है क्या?
अरे बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ भाई। मान्यवर मैं बताता हूं कैसे इनके आका मारे गए, वो भी नाम के साथ बताता हूं, जगह के साथ बताता हूं, घंटे मिनट और सेकंड के साथ बताता हूं। मान्यवर मैं तो अपेक्षा करता था कि जब एक सुनेंगे पक्ष विपक्ष में खुशी की लहर दौड़ जाएगी, मगर ये स्याही पड़ गई इनके चेहरे। क्या है मान्यवर, किस तरह की पॉलिटिक्स। लश्कर तैयबा के सुलेमान, हमजा अफगानी और जिब्रान, ये थे वो 3 आतंकी जिन्हें सेना ने 28 जुलाई को मार गिराया है। इसके बाद गृह मंत्री ने ऑपरेशन महादेव के बारे में पूरी टाइमलाइन का जिक्र किया। अमित शाह ने कहा कि ऑपरेशन महादेव की शुरुआत 22 मई 2025 को हुई थी। उन्होंने बताया कि जिस दिन हत्या हुई थी उसी दिन रात को एक सुरक्षा मीटिंग की गई थी। अमित शाह ने यह भी बताया कि हमला 1 बजे हुआ था और 5:30 बजे वो श्रीनगर में लैंड कर चुके थे। ये बात उन्होंने कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई के उस बयान के जवाब में कही जिसमें गोगोई ने कहा था कि पहलगाम हमले के बाद सिर्फ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी वहां विजिट के लिए गए थे। आगे बढ़ते हैं कि गृह मंत्री ने और क्या बताया। 23 अप्रैल को गृह मंत्री ने सेना के सीनियर अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की। फैसला हुआ कि आतंकी पाकिस्तान न भाग पाए, इसकी पुख्ता व्यवस्था भी की गई और इस पर अमल किया गया। 22 मई को आईबी के पास ह्यूमन इंटेल आई कि डाचीगाम क्षेत्र के अंदर आतंकवादियों के मौजूद होने की सूचना है। गृह मंत्री ने बताया कि इसके बाद एजेंसियों ने अल्ट्रा सिग्नल कैप्चर किए। गृह मंत्री ने बताया है कि 22 मई से लेकर 22 जुलाई के बीच तक सेना के अधिकारी और आईबी के अधिकारी पहाड़ियों में ही घूम रहे थे और 22 जुलाई को आखिरकार सक्सेस मिली और ये कंफर्म हुआ कि रीजन में आतंकवादियों की प्रेजेंस है। 22 जुलाई से 28 जुलाई तक क्या क्या हुआ ये आप गृह मंत्री से सुनिए। तीनों के नाम मैंने बताए हैं, सुलेमान उर्फे फैजल जट, अफगान और जिब्रान। मान्यवर वो तो एक आशंका थी कि यही लोगों ने घटना की, मगर मैं बाद में एनआईए की जांच पर आता हूं, एनआईए ने पहले से ही इनको जिन्होंने आसरा लिया था वो लोगों को गिरफ्तार कर रखा था, उनको खाना पहुंचाने वाले लोगों को अपने कब्जे में रखा था। तो जब आतंकवादियों के शव श्रीनगर आए, इनसे पहचान कराई गई, 4 लोगों ने पहचान लिया, यही 3 लोग थे जिन्होंने पहलगांव में आतंकी घटना को। मगर हमने इस पर भी भरोसा नहीं किया मान्यवर, कोई जल्दबाजी नहीं की। हमने जो आतंकी घटना स्थान से कारतूस मिले थे, वो कारतूस का एफएसएल रिपोर्ट पहले से करा कर रखा था और चंडीगढ़ सेंट्रल एफएसएल के अंदर बैलिस्टिक रिपोर्ट के आधार पर उनका रिपोर्ट तैयार था। जब ये कल आतंकवादी मारे गए, इनकी 3 राइफलें पकड़ी गई, एक M9 अमेरिकन राइफल थी और 2 AK-47 राइफल थी। जो कारतूस मिले थे वो भी M9 और AK-47 के भी थे, मगर हमने इससे भी संतोष नहीं माना। ये राइफलों को एक विशिष्ट विमान के द्वारा कल रात को 12 बजे चंडीगढ़ पहुंचा गया और पूरी रात फायरिंग कर इसके भी खाली खोखे जनरेट किए गए, 2 खोखों का मिलान किया गया, राइफल की नाली और निकले हुए खोखों का भी मिलान हो गया। तब ये तय हो गया कि इन्हीं 3 राइफलों से हमारे निर्दोष नागरिक मारे गए। इसके बाद गृह मंत्री ने बताया कि जो आतंकी सेना ने मारे हैं उन्होंने 2 AK-47 और एक M9 कार्बाइन का इस्तेमाल करके पहलगाम में हमला किया था। आतंकियों की राइफलों और पहलगाम में मिले खोखों को मैच भी कराया गया। गृह मंत्री ने बताया कि इन खोखों की फॉरेंसिक रिपोर्ट पहले से ही मौजूद थी। जब उस रिपोर्ट को चंडीगढ़ में भेजा गया तो पता चला कि जितनी भी गोलियां चली थी वो इन्हीं राइफलों से चलाई गई थी।
अमित शाह ने कहा, किसी को संशय रखने की जरूरत नहीं है, बैलिस्टिक रिपोर्ट मेरे पास है, मेरे हाथ में है। 6 वैज्ञानिकों ने इसे क्रॉस चेक किया है। सुबह 4:46 पर सभी 6 ने वीडियो फोन पर कहा कि 100% वही गोलियां हैं जो पहलगाम में चलाई गई थी। इसके बाद गृह मंत्री ने उन 2 लोगों का भी जिक्र किया जिन्हें एनआईए ने 22 जून को आतंकवादियों को शरण देने के आरोप में गिरफ्तार किया था। 22 जून को एनआईए ने एक प्रेस रिलीज जारी की थी और बताया था कि पहलगाम के बटकोट के रहने वाले परवेज अहमद जोथर और हिल पार्क निवासी बशीर अहमद जोथर को आतंकवादियों को शरण देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। गृह मंत्री ने अपने भाषण में इस बात को कंक्लूड किया कि तीनों आतंकी पाकिस्तानी थे। इसके सबूत का जिक्र करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि एजेंसियों के पास 2 लोगों के वोटर आईडी नंबर हैं जो उनके पाकिस्तानी होने का सबूत है। इसके साथ ही गृह मंत्री ने बताया कि आतंकियों के पास से जो चॉकलेट मिली है वो भी पाकिस्तान में ही बनी है। ये सब जानकारी देने के बाद गृह मंत्री ने उस सवाल का जवाब भी दिया जो कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने उठाया था। गोगोई ने कहा था कि जब पहलगाम हमला हुआ था तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश में थे। जब लौटे तब पहलगाम नहीं गए बल्कि बिहार में चुनावी भाषण देने गए। गृह मंत्री ने उस भाषण को डिफेंड करते हुए भाषण के कुछ अंशों को पढ़कर सुनाया जिसमें पीएम मोदी ने आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने, उनकी बची कुची जमीन भी खत्म कर देने की बात कही थी। हालांकि विपक्षी दलों ने जो सवाल सीज फायर पर डोनाल्ड ट्रंप के बयानों को लेकर पूछे थे उसका कोई जवाब गृह मंत्री के भाषण में नहीं मिला। इसके बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव बोलने के लिए उठे तो उन्होंने सवाल किया कि पुलवामा में जो RDX आया था वो किस गाड़ी से आया था, इसका पता आज तक क्यों नहीं चला। अखिलेश यादव ने चीन का जिक्र करते हुए ये भी कहा कि केंद्र सरकार ये भी बताए कि 2014 में भारत का क्षेत्रफल कितना था और आज कितना है। गृह मंत्री ने पहलगाम, ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव को लेकर जानकारी दी है जिसका सार ये है कि पहलगाम में हमला करने वाले 3 आतंकी मार गिराए गए हैं। उनको शरण देने वाले 2 लोग हिरासत में हैं, मगर सवाल अब भी बने हुए हैं जो विपक्षी दल पूछ रहे हैं। पहलगाम के आतंकी एंटर कैसे हुए और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के कितने विमान नष्ट हुए? आपका गृह मंत्री के बयान और विपक्षी दलों के सवालों पर क्या सोचना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हम आपसे एक सवाल पूछते हैं जिसके लिए गृह मंत्री के ही बयान को दोहराने की जरूरत है। गृह मंत्री ने संसद में भी बोला और एक्स पर भी लिखा। उन्होंने लिखा कि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद मैं उसी दिन श्रीनगर रवाना हो गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आतंकवादी भाग ना पाएं और सुरक्षा को लेकर तुरंत बैठक की जा सके। मोदी जी ने 23 अप्रैल और 30 अप्रैल को CCS की बैठकें की और कांग्रेस पार्टी की एक बड़ी चूक सिंधु जल समझौता रही जिसे मोदी जी ने स्थगित करने का निर्णय लिया। इसके अतिरिक्त अटारी के माध्यम से एकीकृत जांच चौकियों को बंद किया गया। पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा निलंबित कर उन्हें वापस भेजा गया। पाकिस्तान के 3 उच्चायोग अधिकारियों, रक्षा, सेना और नौसेना के सलाहकारों को अवांछनीय घोषित किया गया और CCS ने यह स्पष्ट निर्णय लिया कि जहां कहीं भी आतंकी छिपे हों उन्हें करारा जवाब दिया जाए। ये वो सब कदम थे जो सरकार ने पहलगाम हमले के तुरंत बाद उठाए थे। जो पाकिस्तान के थे वो पाकिस्तान जा चुके हैं, जो भारत के थे वो पाकिस्तान से वापस आ चुके हैं। इनमें वो लोग भी शामिल थे जिनकी पाकिस्तान में शादी होने वाली थी पर बॉर्डर बंद होने की वजह से नहीं हो पाई। वो लोग भी हैं जिनकी शादी भारत में हुई थी पर चूंकि वो पाकिस्तानी थे सो उन्हें वापस भेज दिया गया। यानी भारत ने पाकिस्तान से जल, थल, वायु, प्यार, व्यापार के सब रिश्ते खत्म कर दिए हैं। अब जो सवाल हमें आपसे पूछना है वो ये है, जब सब रिश्ते तोड़ दिए गए हैं तो भारत पाकिस्तान के बीच क्रिकेट क्यों खेला जा रहा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि हाल ही में एशियन क्रिकेट काउंसिल ने एशिया कप 2025 का शेड्यूल जारी कर दिया है। इसमें लगभग हर टूर्नामेंट की तरह भारत और पाकिस्तान को एक ही ग्रुप में रखा गया है। दोनों टीमें 14 सितंबर को एक दूसरे के खिलाफ खेलेंगी और ये टीमें अगर फाइनल तक पहुंचती हैं तो दोनों टीमों के बीच 2 और मुकाबले खेले जा सकते हैं। इस बीच सोशल मीडिया से संसद तक भारत पाकिस्तान के इस मैच पर आपत्ति जताई जा रही है। संसद में असदुद्दीन ओवैसी ने कड़े शब्दों में आलोचना की थी और कहा था कि मेरा ज़मीर इजाजत नहीं देता कि मैं उस मैच को देखूं। सवाल आपके जरिए से वजीर आजम और हुकूमत से यह है, फिर जिन इंसानों को बैसारा की वादी में मारा गया था, क्या आपका ज़मीर इस बात की इजाजत देता है
कि आप ट्रेड बंद कर दिए, पाकिस्तान का एयरक्राफ्ट हमारे एयर स्पेस में नहीं आ सकता, उनकी कश्ती हमारे पानी में नहीं आ सकती, ट्रेड खत्म हो चुका है डायरेक्ट इनडायरेक्ट ट्रेड। आपका जमीर जिंदा क्यों नहीं है? किस सूरत से आप पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेलेंगे जब हम पानी नहीं दे रहे हैं? 80% पानी पाकिस्तान का हम रोक रहे हैं। यह कहकर के पानी और खून नहीं बहेगा, आप क्रिकेट मैच खेलेंगे। मैडम, मेरा जमीर तो गवारा नहीं करता कि मैं उस मैच को देखूंगा। क्या इस हुकूमत में इतनी हिम्मत है कि उन 25 मरने वालों को फोन करके कहे कि देखो हमने ऑपरेशन सिंदूर में बदला ले लिया, अब तुम पाकिस्तान का मैच देखो? बड़ी अफसोस की बात है मैडम, अकाउंटेबिलिटी किस पर है? पहलगाम किसने किया? 7.5 लाख हमारी फौज और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स है, ये कहां से 4 चूहे घुसकर हमारे भारत के नागरिक को मारे? अकाउंटेबिलिटी किस पर फिक्स होगी? एलजी पर फिक्स होगी तो एलजी को बरतरफ करिए, आईबी पर आती है तो एक्शन लीजिए, पुलिस पर आती है तो एक्शन लीजिए, मगर आप ये समझ रहे हैं कि ऑपरेशन कर दिया और हम खामोश लोग भूल जाएंगे। अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना पड़ेगा। मैडम, डिटरेंस आपकी क्या है? आपने सर्जिकल स्ट्राइक किया, आपने बालाकोट किया, फिर ये पहलगाम हुआ, तो आपकी डिटरेंस की पॉलिसी नाकाम साबित हुई। कश्मीर की पॉलिसी नाकाम साबित हुई। 370 हटा दिया आपने एक रियासत को यूटी बना दिया और उसके बावजूद भी दहशतगर्द वहां पर पहुंच गए। तो और अफसोस मुझे इस बात का होता है मैडम कि पाकिस्तान को हम जानते हैं, पाकिस्तान और इजराइल इस पूरी दुनिया में एक फेल्ड स्टेट है, और पाकिस्तान के आर्मी चीफ को, जिससे हमारे स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप, इसको अपना दोस्त कहते हैं, उस देश का प्रेसिडेंट उस शख्स को बुलाकर खाना खिलाता है अपने साथ जिसके भाषण से हमारे लोग मारे गए थे। तो क्या आपकी खर्जा पॉलिसी कामयाब हुई? आप देख लीजिए। अच्छा, हमारे देश में एक ऐसी तंजीम है जिसका वजूद नफरत की बुनियाद पर और मजहबी अज़वियत को फैलाने के लिए बनाया गया। उनको तकलीफ है सेकुलरिज्म से, सोशलिज्म से, मगर हमारे संविधान के प्रियम्बल में लफ्ज सॉवरेन है। सॉवरेन का मतलब यह है कि हम खुद मुख्तार हैं, हम हाकिम आला हैं, हम अपने मुल्क के मुकद्दर का फैसला करेंगे। एक गोरा व्हाइट हाउस में बैठकर भारत की सीज फायर का ऐलान करेगा? यह आपका नेशनलिज्म है? अफसोस होता है मुझे सर। पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन ने भी इस मैच पर आपत्ति जताई है। भारत पाकिस्तान में आखिरी बायलैटरल सीरीज 2012-13 में खेली गई थी, जब पाकिस्तान की टीम भारत आई थी। भारत 2008 मुंबई आतंकी हमले के बाद से पाकिस्तान नहीं गया था, तब भी नहीं गया जब चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी पाकिस्तान के पास थी। भारत के मैच यूएई में रखे गए थे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत पाकिस्तान के मैच से ब्रॉडकास्टर्स को बेहिसाब फायदा होता है। इतना ट्रैक्शन शायद ही कोई और दो टीमें जुटा पाती हैं। हालांकि बीसीसीआई ने अब तक इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन दुनिया के सबसे अमीर बोर्ड पर सवाल उठ रहे हैं कि अगर देश का छोटे से छोटा आम नागरिक पाकिस्तान के साथ रिश्ते तोड़ने को तैयार है, तो बीसीसीआई मैच खेलने पर क्यों अड़ा हुआ है? कुछ रिपोर्ट्स में इस सीरीज को 2036 में होने वाले ओलंपिक से भी जोड़ा जा रहा है। कहा जा रहा है कि बायलैटरल सीरीज में अपने कट्टर प्रतिद्वंदियों के खिलाफ भारत को कोई आपत्ति ना होना 11 सालों में ओलंपिक खेलों की मेजबानी का अधिकार प्राप्त करने के लिए एक आवश्यकता माना जाता है। लेकिन सवाल यह है कि जब दिलजीत दोसांझ की वो फिल्म, जिसकी शूटिंग पहलगाम हमले से पहले हुई थी, वो भारत में रिलीज नहीं हुई, वाणी कपूर और फवाद खान की फिल्म अबीर गुलाल भारत में रिलीज नहीं हुई, तो पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेलने की जरूरत क्यों है? ये वो सवाल हैं जो सोशल मीडिया से लेकर संसद तक केंद्र सरकार पर और बीसीसीआई पर उठ रहे हैं। आपकी इस पर क्या राय है? क्या भारत पाकिस्तान को क्रिकेट खेलना चाहिए? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज के खबरगांव में बस इतना ही। ये खबरगांव समाचार लिखा था मेरे साथी सत्यम ने, और इसे कैमरा के पीछे रिकॉर्ड किया है इरशाद ने। आप देख रहे हैं खबरगांव। शुक्रिया।